हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT6 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर लेफ्ट ऑन डिवाइडिंग 3⁻47/23। तो यहाँ पर हम इसे बायफॉर्मेंस थ्योरम की सहायता से फाइंड करेंगे। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 23। ठीक है, यहाँ जो बेस है वो ए का वैल्यू, जिससे हमें डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो वह पी का वैल्यू, तो बायफॉर्मेंस थ्योरम a⁻p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ए की जगह 3 पुट कर देंगे, पी की जगह 23 -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23, तो 3⁻22 हो जाएगा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23। अब इसका हम यूज करेंगे आगे। हमें क्या फाइंड करना है, 23 से इसे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं 3⁻47 mod 23 इज इक्वल टू, अब इस 3⁻47 को हम 22 की सहायता से तोड़ देते हैं। 3⁻22 इंटू 2 + 3, 47 को mod 23। तो अब यहाँ पर इसे हम इस तरह से फिर तोड़ लेंगे, 3⁻22 इंटू 2 इंटू 3 क्यूब mod 23। अब इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 3⁻22 होल स्क्वायर इंटू 3 क्यूब mod 23। अब हम यहाँ पर mod 23 को दोनों के साथ लगा देंगे और फिर होल mod 23 लिखेंगे। तो 3⁻22 होल स्क्वायर mod 23 इंटू 3 क्यूब mod 23 होल mod 23। तो अब यहाँ पर चूँकि 3⁻22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा 1 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब 27 mod 23 होल mod 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या वैल्यू हो जाएगा 27 mod 23 होल mod 23। तो 27 को 23 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में 4 mod 23 से इसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में 4। ओके, इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 7⁴100 यूजिंग द यूलर-फॉर्मेट थ्योरम। तो यहाँ पर भी ए का वैल्यू क्या है 7 है, और हम यहाँ पर n का वैल्यू 10 लिखे, मतलब 10 से हम इसे डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर में आएगा वही इसका लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, तो टेकिंग n इज इक्वल टू 10 बाय यूलर-फॉर्मेट थ्योरम a⁵n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। तो 7⁵n का वैल्यू क्या है 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। 7⁵ 10 को हम 2 इंटू 5 दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा देंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो यहाँ 7⁵ of 2 इंटू 5 of 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो यहाँ पर 5 of 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2 - 1 1, और इसी तरह से 5 of 5 क्या हो जाएगा 5 - 1 इंटू 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो 7⁴ इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 10 से 7⁴ को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 आता है। इसी का सहायता से हम आगे पता करेंगे कि जब हम 10 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में क्या प्राप्त होता है। तो 7⁴100 को हम 7⁴ होल टू द पावर 100 लिख सकते हैं mod 10। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7⁴ को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 आता है, तो 1 टू द पावर 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 1 आता है, तो यही क्या होगा 7⁴100 का लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ 2 बार 4 बार एंड 5 बार बिलोंग्स टू Z18। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z18 में कितने एलिमेंट हैं 18 एलिमेंट हैं, बाई GCD ऑफ 2 and 18। ठीक है, इज इक्वल टू 18/2, और 18 का GCD 2 से 9 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 बार का ऑर्डर क्या मिलता है 9। इसी तरह से हम 4 बार और 5 बार का निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग परम्यूटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। यहाँ पर हमें एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसे इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 5, 4 का इमेज 2, 5 का इमेज 4, उसके बाद 6 का इमेज 6 ही होगा, 7 का इमेज 7 ही होगा, चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ टोटल 7 सिम्बल्स हैं। ठीक है, 7 सिम्बल्स हैं, तो इसलिए जिसका इमेज यहाँ नहीं दिया हुआ है इस साइकिल में उसका इमेज वही होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 7, 7 का इमेज 2 दिया हुआ है, बाकी का इमेज नहीं दिया हुआ, जैसे 1 का नहीं दिया हुआ है, 3 का नहीं दिया हुआ है, तो वो सब का इमेज वही लेंगे। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 3 रहेगा, 4 का इमेज 7, 5 का इमेज नहीं दिया हुआ है तो 5 का इमेज 5, 6 का इमेज नहीं दिया हुआ 6 का इमेज 6, 7 का इमेज 2। अब हम इसे
राइट से लेफ्ट प्रोडक्ट कर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 2, 2 लिख देंगे। 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 5, 5 लिख देंगे। 4 का इमेज 7, 7 का इमेज 7, 7 लिख देंगे। 5 का इमेज 5, 5 का इमेज 4, 4 लिख देंगे। 6 का इमेज 6, 6 का इमेज 6, 6 लिख देंगे। 7 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो 7 का इमेज 1। इस तरह से अब हम इसे यहाँ पर साइकिल के रूप में दिखाएंगे। 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 5, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 5, फिर 5 का इमेज 4, फिर 4 का इमेज 7 और फिर 7 का इमेज 1, यानी कि फिर हमें 1 पर ही आ रहा है, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। अब 2 का इमेज 2 ही मिल रहा है, इसे हम इस तरह से लिख देंगे। फिर 6 का इमेज 6 ही मिल रहा है, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम इसे इस तरह से लिख कर दिखा देंगे। इसे नहीं भी हम लिखेंगे तो कोई असर नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद राइट द परम्यूटेशन 3 5 7 1 3 5 5 7 एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। इज दिस परम्यूटेशन इवन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 5 7 1 3 5 5 7 को हम इस तरह से लिखकर दिखा देंगे। हम पहले देख लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा सिंबल क्या है, 7 है, तो उस हिसाब से हमें सभी साइकिल में, ठीक है, सभी साइकिल को एक ऐसे परम्यूटेशन के रूप में दिखा देंगे जिसमें कि 1 से लेकर 7 तक है सेम सिंबल, ठीक है। यहाँ पर भी 1 से लेकर 7 तक सिंबल ले लेंगे, 1 से 7 तक। उसके बाद यहाँ पर 3 का इमेज 5 दिखा देंगे, 5 का इमेज 7 दिखा देंगे, 7 का इमेज 3 दिखा देंगे, बाकी का इमेज वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 1 का इमेज 3 दिखा देंगे, 3 का इमेज 5 दिखा देंगे, 5 का इमेज 1 दिखा देंगे, बाकी का इमेज वही सिंबल रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 का इमेज 7 दिखा देंगे, 7 का इमेज 5 दिखा देंगे, बाकी का इमेज वही सिंबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले तो हम यहाँ पर सबसे लेफ्ट वाला तो एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में जो है 1 से लेकर 7 तक लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का इमेज 1 है तो फिर 1 का इमेज 3, इसलिए 1 की इमेज 3। फिर इसी तरह से 2 का इमेज 2 है तो 2 का इमेज 2। फिर 3 का इमेज 3 है और 3 का इमेज यहाँ 5 है तो 3 का इमेज 5। फिर यहाँ 4 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 4 है तो 4 का इमेज 4। फिर 5 का इमेज 7 है, 7 का इमेज 7 है तो 7 का इमेज 7, ठीक है। फिर 6 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 6 है तो 6 का इमेज 6 ही रहा, ठीक है। फिर 7 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 1 है तो इसलिए 7 का इमेज 1। अब हम फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर यहाँ ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 ले लेंगे सारे सिंबल, और उसके बाद हम फिर इसे 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 5, ठीक है। 2 का इमेज 2, 2 का इमेज 2, फिर 3 का इमेज 5, 5 का इमेज 7, फिर 4 का इमेज 4, 4 का इमेज 4, फिर 5 का इमेज 7, 7 का इमेज 3, तो 5 का इमेज 3 हो गया। 6 का इमेज 6, 6 का इमेज 6, तो 6 का इमेज 6 ही रहा। 7 का इमेज 1, 1 का इमेज 1, इसलिए 7 का इमेज 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे साइकिल के रूप में दिखाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं 1 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 7 है, 1 का इमेज 5, 5 का इमेज 3, 3 का इमेज 7, फिर 7 का इमेज 1, वापस वहीं पर आ गया, ठीक है। 2 फिक्स है, ठीक है। इसी तरह से 4 भी फिक्स है, मतलब उसका इमेज वही है। 6 का इमेज भी 6 ही है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इसे केवल 1537 के द्वारा भी लिखकर शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमें इसमें बताना है कि क्या यह परम्यूटेशन इवन है, तो हम इसे ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। देखेंगे कि कितने ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, 3 ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं। तो अगर ट्रांसपोजिशन की संख्या ऑड है तो इसका मतलब है कि वह इवन नहीं है बल्कि ऑड परम्यूटेशन है, ओके। उसके बाद फाइंड सिग्नेचर ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन। इस परम्यूटेशन का हमें सिग्नेचर फाइंड करना है। इज इट एन इवन परम्यूटेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसे डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, ठीक है। उसके बाद फिर जा करके 2 का इमेज 5, 5 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल 5 सिंबल है, यहाँ पर भी 5 सिंबल आ गया, ठीक है। मतलब हम इसे साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में पहले एक्सप्रेस कर देंगे। उसके बाद जाकर इसे ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में दिखाएंगे। 1 4, फिर यहाँ पर 2 3, 2 5। अब इसका हम सिग्नेचर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा सिग्नेचर इस परम्यूटेशन का, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक ट्रांसपोजिशन का सिग्नेचर क्या होता है, -1। तो -1 -1 -1 क्या हो जाएगा, -1 ही होगा।
अब यहाँ पर सिंस सिग्नेचर ऑफ f इज इक्वल टू -1, चूँकि इस परम्यूटेशन का सिग्नेचर हमें -1 मिला है, इसलिए एक इवन परम्यूटेशन नहीं है। यह परम्यूटेशन जो है ये इवन परम्यूटेशन नहीं है बल्कि ऑड परम्यूटेशन है। ठीक है, जिस परम्यूटेशन का सिग्नेचर निगेटिव हो वो ऑड परम्यूटेशन, और जिस परम्यूटेशन का सिग्नेचर +1 हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वह इवन परम्यूटेशन। मतलब सिग्नेचर की सहायता से भी हम बता सकते हैं कि वह ऑड परम्यूटेशन है या इवन परम्यूटेशन है। निगेटिव में ऑड, पॉजिटिव में इवन। ओके, फाइंड द सिग्नेचर्स ऑफ 1 to 4 and 1, 3 to 4 इन S4 यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सिग्नेचर। अब हमें सिग्नेचर की डेफिनेशन को यूज करते हुए यहाँ पर इस परम्यूटेशन, इन दोनों परम्यूटेशन का सिग्नेचर निकालना है। तो बाय डेफिनेशन हमें याद रखना चाहिए सिग्नेचर ऑफ f इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ fj माइनस fi अपॉन j माइनस i, वेर i कॉमा j इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, j इज ग्रेटर देन i। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे कि ग्रेटेस्ट सिंबल क्या है। ठीक है, 1 to 4 में ग्रेटेस्ट सिंबल 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 सिंबल पर यह परम्यूटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सब क्लियर कर लेंगे कि अगर हम i का वैल्यू 1 लेते हैं तो j का वैल्यू उससे बड़ा होना चाहिए 2, 3, 4। इसी तरह से i का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, ये i j क्या है, ये यहाँ पर ये सिंबल्स ही है। ठीक है, i का वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो j का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए 3, 4। इसी तरह से i का वैल्यू 3 है तो j का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए 4। तो अब इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर इसे पुट करेंगे मान। सबसे पहला fj माइनस fi बाई j माइनस i, तो हम यहाँ पहले इस लाइन को लेकर चलते हैं। हम j की जगह 2 ले लेते हैं, माइनस i की जगह 1 बाई 2 माइनस 1, फिर इंटू j की जगह हम 3 ले लेते हैं, माइनस i की जगह 1, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर इंटू j की जगह 4 ले लेते हैं, माइनस i की जगह 1 बाई 4 माइनस 1, फिर इंटू अब दूसरे लाइन में आते हैं, j की जगह 3 माइनस i की जगह 2, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर j की जगह 4 और i की जगह 2 बाई 4 माइनस 2, फिर इसी तरह से लास्ट j की जगह 4 माइनस i की जगह 3 बाई 4 माइनस 3। अब यहाँ पर हम इन सब में मान कैसे पुट करेंगे, तो जैसे f2 है, f2 का मान कहाँ से मिल रहा है हमें, f2 का मान यहाँ से, f2 इज इक्वल टू 4, तो f2 इज इक्वल टू 4, f1 इज इक्वल टू 2, f1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम सभी का मान यहाँ से प्राप्त करके हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, सिग्नेचर। इसके बाद इसी तरह से हम इस साइक्लिक परम्यूटेशन का भी डेफिनेशन के द्वारा सिग्नेचर फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सबसे पहले तो हम इसे इस रूप में लिख लेंगे। बाय डेफिनेशन सिग्नेचर ऑफ f इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ f j माइनस fi बाई j माइनस i, वेर i कॉमा j इज इक्वल टू 1 to n, j इज ग्रेटर देन i। ठीक है, अब यहाँ पर भी चूँकि 4 सिंबल हैं इसीलिए i इज इक्वल टू 1 तो j इज इक्वल टू 2, 3, 4, i इज इक्वल टू 2 तो j इज इक्वल टू 3, 4, i इज इक्वल टू 3 तो j इज इक्वल टू 4। अब इस पर हम मान पुट करेंगे। जब j का वैल्यू 2 लेंगे तो i का वैल्यू 1 लेंगे उससे छोटा, j का वैल्यू 3 लेंगे तो उससे छोटा, मतलब इस लाइन में चल रहे हैं अभी हम। j का वैल्यू 4 लेंगे तो i का वैल्यू 1 लेंगे, फिर जाकर इस लाइन में चलेंगे, j का वैल्यू 3 तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 4 तो i का वैल्यू 2, इस तरह से j का वैल्यू 4 तो i का वैल्यू 3। इस तरह से ये सब पुट करने के बाद हम यहाँ से मान ले लेंगे f2 का वैल्यू क्या है 4 है तो f2 का वैल्यू 4, f1 का वैल्यू क्या है 3 है। इसी तरह से j माइनस i यानी कि 2 माइनस 1, तो इस तरह से मान पुट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, -1। ओके, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। सो डैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 हैज़ अ प्रॉपर एंड नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 30 मान लेते हैं कि यह ग्रुप क्या है, g है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 मिलता है। तो सो g है CO2 सब ग्रुप, CO3 सब ग्रुप एंड CO5 सब ग्रुप। अब हम यहाँ पर तीनों सब ग्रुप्स की संख्या पता कर लेते हैं सिलो थ्योरम के अनुसार। ठीक है, नंबर ऑफ CO2 सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 + 2 के विच डिवाइड्स 15। इस आधार पर 1 और 3 और 5 मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ CO3 सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 + 3 के विच डिवाइड्स 10। इसके द्वारा हमें 1 या 10 मिलता है CO3 सब ग्रुप की संख्या। इसी तरह से नंबर ऑफ CO5 सब ग्रुप की संख्या 1 + 5 के विच डिवाइड 6, जो इस तरह से हमें क्या मिलता है 1, 6। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ COP सब ग्रुप्स दिस ग्रुप हैज़ 5 CO2 सब ग्रुप, 10 CO3 सब ग्रुप्स एंड ओनली 1 CO5 सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप देयरफॉर CO5 सब ग्रुप इज अ प्रॉपर एंड नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। जो
शिलो पी सब ग्रुप की संख्या यूनिक होती है यानी 1 होती है, वह नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब प्रॉपर इस आधार पर कहेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर 5 है, ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। नॉन ट्रिवियल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए नॉन ट्रिवियल है। तो इस तरह से हम दिखाएंगे कि 30 ऑर्डर वाले किसी ग्रुप में एक प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। हम यहाँ पर इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सिलो 2 सब ग्रुप कितने हैं, टोटल 5 हैं, ठीक है। तो ये 5 सब ग्रुप जिसका कि ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसमें पहला एलिमेंट ये सब आइडेंटिटी एलिमेंट ये एक ही काउंट होगा और ये सब अलग अलग एलिमेंट। इसी तरह से सिलो 3 सब ग्रुप में कितने सिलो 3 सब ग्रुप 10 है, तो प्रत्येक सब ग्रुप में 3 एलिमेंट है, ठीक है, प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है यानी 3 एलिमेंट है। तो उसमें पहला एक एलिमेंट तो मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, बाकी सब 2 एलिमेंट ये सब डिफरेंट होंगे। इसी तरह से सिलो 5 सब ग्रुप कितने हैं 1 है और उसका ऑर्डर क्या है 5 यानी कि उसमें 5 एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा, बाकी 4 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे जो कि जी से ही रिलेटेड होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल हमें यहाँ पर ये सभी तो एक ही मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए एक ही काउंट करेंगे। अब बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 5 6 इस तरह से यहाँ पर 6 और ये 10 6 और ये कितना हो जाता है 20 26 और 4 मिलकर 23, इस तरह से टोटल 30 एलिमेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव 2 डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल्स इन द पॉलिनोमियल रिंग QX विद जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस x³ + 2 एंड x³ + 5 बिलोंग टू QX, ठीक है, एंड आर इररिड्यूसिबल इन QX, देयरफॉर प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x³ + 2 एंड x³ + 5 विल बी मैक्सिमल आइडियल। मतलब कोई भी 2 पॉलिनोमियल जो कि QX में इररिड्यूसिबल हो, अखंडनीय हो, ठीक है, उसे ले लेंगे और उसके बाद उसके द्वारा जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट हम पॉलिनोमियल ले लेंगे, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो हैंस 2 डिस्टिंक्ट मैक्सिमल आइडियल्स इन QX आर प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x³ + 2 एंड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x³ + 5। मतलब ये इररिड्यूसिबल होना चाहिए, अखंडनीय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सो डैट D फ्रॉम QX विदाउट 0 टू n यूनियन सिंगलटन 0, ठीक है, which is defined as df is equal to 2 to the power degree of f is a Euclidean valuation on QX। तो यहाँ पर हम इसे शो करने के लिए सबसे पहले d of fg is equal to 2 to the power degree of fg इसकी सहायता से, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लेंगे इसमें से QX में से, ठीक है, f और g के रूप में, तो और इस पर पुट करेंगे 2 to the power degree of fg। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 to the power degree of f plus degree of g, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power degree of f into 2 to the power degree of g is equal to df into dg, ठीक है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन। therefore d of fg is equal to greater than d of f for all fg belongs to QX without singleton 0, ठीक है। for any fx, gx belongs to QX, there exists QX Rx belongs to QX such that fx is equal to gx into QX plus Rx, where Rx is equal to 0 or dr या degree of r is less than degree of g। when Rx is not equal to 0, then degree of r is less than degree of g, implies that 2 to the power degree of r is less than 2 to the power degree of g, implies that dr is less than dg, ठीक है। hence d is an Euclidean valuation on QX। इसके बाद consider the ring Z, let I is equal to 4Z and J is equal to 6Z, is Ij is equal to I intersection J, give reasons for your answer। further if I plus J is equal to ideal generated by A, find A। यहाँ पर Ij is equal to क्या हो जाएगा, I की जगह 4Z इंटू J की जगह 6Z क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो 4 इंटू 6 कर लेंगे, Z इज इक्वल टू 4 इंटू 6 कितना जो है 24Z, फिर I इंटरसेक्शन J इज इक्वल टू 4Z इंटरसेक्शन 6Z। तो यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, ठीक है, Z, तो 4 और 6 कैल्शियम 12Z। इसी तरह से देयरफॉर आई जे इज नॉट इक्वल टू आई इंटरसेक्शन जे, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। अब आई प्लस जी कैसे निकलेगा, तो 4Z प्लस 6Z, तो 4 और 6 का हमें GCT लेना है इंटू Z, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Z यानी कि आइडियल जनरेटेड बाई 2, देयरफॉर A इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से अगला क्वेश्चन है इफ I इज इक्वल टू 2Z एंड J इज इक्वल टू 10Z, फाइंड द आइडियल्स I इंटरसेक्शन J, I प्लस J एंड I J।
तो यहाँ m इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 10। तो अब i इंटरसेक्शन j कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ m एंड n z। तो यहाँ एलसीएम ऑफ m की जगह 2, n की जगह 10 दे देंगे z। एलसीएम 2 10 क्या हो जाएगा 10z, फिर i प्लस j जीसीडी ऑफ m एन z इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ m की जगह 2, n की जगह 10z। तो जीसीडी ऑफ 2 10 क्या हो जाएगा 2z। इस तरह से i j कैसे निकलेगा m इंटू एन z। m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 10 है, 2 इंटू 10 z इज इक्वल टू 20z। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, फाइंड द क्वेश्चन फील्ड ऑफ z√3 इज इक्वल टू a प्लस b अंडर√3 सच दैट ab बिलोंग्स टू z। यहाँ पर लेट f बी द क्वेश्चन फील्ड ऑफ z√3, देन f इज द सेट ऑफ ऑल a प्लस b अंडर√3 बाई c प्लस d अंडर√3 सच दैट c प्लस d अंडर√3 इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d बिलोंग्स टू z। हियर a प्लस b अंडर√3 बाई c प्लस d अंडर√3, इसका हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, c माइनस डी अंडर√3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा इस तरह से, जो कि q प्लस अंडर√3 q से बिलोंग करता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि f जो है सबसेट है q प्लस अंडर√3 q का। ठीक है, उसके बाद नाउ q प्लस अंडर√3 q इज द सेट ऑफ a बाई बी प्लस अंडर√3 c बाई डी सच दैट a b c d बिलोंग्स टू z, b इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0। तो हियर यहाँ पर a बाई बी प्लस अंडर√3 c बाई डी इज इक्वल टू हमें ये मिलता है, इज इक्वल टू हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ए डी प्लस अंडर√3 बी सी बाई बी डी प्लस अंडर√3 इंटू 0। दस हम इस आधार पर क्या कहेंगे कि ए बाई बी प्लस अंडर√3 सी बाई डी किससे बिलोंग करता है, एफ से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी फॉर्म में है यह। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्यू प्लस अंडर√3 क्यू इज सबसेट ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू प्लस अंडर√3 क्यू। सो क्वेश्चन फील्ड ऑफ जेड अंडर√3 इज इक्वल टू क्यू प्लस अंडर√3 क्यू, जिसको कि हम क्यू अंडर√3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद गिव टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिंग CXY आइडियल जनरेटेड बाय x क्यू प्लस x विद जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर CXY आइडियल जनरेटेड बाय x क्यू प्लस x इज द सेट ऑफ ऑल PX प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x क्यू प्लस x सच दैट PX बिलोंग्स टू CX। तो यहाँ क्या हो जाएगा, PX को हम QX इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस RX के रूप में लिख सकते हैं, प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x क्यू प्लस x। ठीक है, सच दैट डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू लेस देन, ठीक है 2, मतलब इससे छोटा होना चाहिए RX का डिग्री। ठीक है, रिमाइंडर का। तो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं RX प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x क्यू प्लस x। ठीक है, सच दैट डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू लेस देन 2। ठीक है, यहाँ पर RX बिलोंग करता है किससे, CX से। देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ CX आर, हम RX की जगह दो डिफरेंट पॉलिनोमियल ले लेंगे। ठीक है, जिसका कि पावर क्या होना चाहिए, हमें 2, ठीक है, या उससे छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और एक 2x ले लेते हैं, बाकी प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x क्यू प्लस x दोनों में लगा देंगे। ओके, इसके बाद यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म टू प्रूव दैट C स्टार बाई S is isomorphic to R plus where C star dot is the group of non-zero complex number S is equal to Z belongs to C star such that mod Z is equal to 1, R plus dot is the group of positive real numbers। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले let F from C star to R positive PR mapping which is defined as FZ is equal to mod Z for any Z1 Z2 belongs to C star। एफ ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 Z2 इज इक्वल टू से हम इस तरह से अलग अलग पार्ट में दिखा देंगे। फिर यह किसके इक्वल हो जाएगा, एफ Z1 और ये एफ Z2। सो एफ इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंस फॉर ईच R बिलोंग्स टू R पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट एफ Z इज इक्वल टू R, देयरफॉर एफ इज सर्जेक्टिव। और इसके बाद हम कर्नल दिखा देंगे, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट एफ ऑफ Z इज इक्वल टू 1। तो हमें ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यह एफ ऑफ Z का वैल्यू क्या है, मोड Z है, तो मोड Z इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, S के इक्वल है। इस तरह से हैंस बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म C स्टार बाई S इज आइसोमॉर्फिक टू R प्लस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G विथ इंडेक्स 2 प्रूव दैट H इज ए नॉर्मल इन G। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 देयरफॉर H पार्टीशंस G into 2 लेफ्ट कॉसेट्स H AH एंड 2 राइट कॉसेट्स H H। ठीक है, when A belongs to H then AH is equal to H is equal to H since H is a subgroup of G। when A belongs to G minus H then
ए एच इज इक्वल टू जी माइनस एच इज इक्वल टू एच, द ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, हैंस एच इज नॉर्मल इन जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल ए प्लस बी अंडर रूट माइनस 3 such that AB belongs to Z, find all the units of R or find all the units in Z under root minus 3। तो यहाँ पर लिखेंगे let A plus B under root minus 3 be a unit in R, then there exists C plus D under root minus 3 belongs to R such that A plus B under root minus 3 into C plus D under root minus 3 is equal to 1, ठीक है। टेकिंग कंजुगेट, इसका कंजुगेट लेने पर हमें यह आता है, फिर मल्टीप्लाइंग 1 and 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, दोनों 1 into 1 होगा तभी तो 1 होगा यहाँ पर। तो अब ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस स्थिति में ए स्क्वायर का वैल्यू 1 और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हमें यहाँ पर इसके द्वारा ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, और बी का वैल्यू 0 मिलेगा। अब व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हम लेके चलते हैं तो उस स्थिति में भी 1 आता है, लेकिन बी का वैल्यू इस स्थिति में 1/√3 होता है जो कि जेड से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ए प्लस बी अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू 0 इंटू अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, हैंस प्लस माइनस 1 आर यूनिट्स इन आर, ठीक है। इसके बाद गिव ऑल द यूनिट्स ऑफ Z15। तो Z15 के एलिमेंट को इस तरह से लिखकर दिखा देंगे। उसके बाद हम दिखा देंगे कि कौन दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें और 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये सभी एलिमेंट हैं इस तरह से 1 2 4 7 11 8 13 एंड 14 आर द यूनिट्स, ठीक है, इन Z15। उसके बाद लिस्ट ऑल द आइडियल्स ऑफ Z15। तो यहाँ पर हम Z15 के सभी आइडियल्स को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि 15 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन है, 1 3 5 15। तो 1 3 5 15 के द्वारा जनरेट होने वाला, ठीक है, आइडियल ही जनरेट होने वाला जो हमें ये है सेट है वही क्या हो जाएगा, Z15 का एक आइडियल हो जाएगा। इसी तरह से 3 के द्वारा जनरेट होने वाला यह आइडियल है, 5 के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल यह है, 15 के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल यह है, ठीक है। इसके बाद गिव ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z12। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम Z12 के सभी आइडियल को फाइंड कर लेंगे। इस तरह से 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर है उनके द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल हम पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से कि ब्रैकेट 1 में कौन कंटेंट करता है, ब्रैकेट 2 में ब्रैकेट 4 कंटेंट करता है, ब्रैकेट 4 में ब्रैकेट 12 कंटेंट करता है। इस तरह से हम करने के बाद देखेंगे कि ब्रैकेट 1 में, ठीक है, कौन कौन से आइडियल ऐसे आइडियल कंटेंट कर रहे हैं जो किसी अन्य आइडियल में कंटेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3 हैं जो सिर्फ ब्रैकेट 1 में कंटेंट करता है और किसी अन्य आइडियल में कंटेंट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ये ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3 क्या है, मैक्सिमम आइडियल है, ठीक है। इसके बाद so that the polynomial 2x to the power 10 minus 25 x cube plus 10 x square minus 30 is irreducible in qx is the polynomial x cube plus 2x plus 3 irreducible over z5x, justify your answer। तो यहाँ पर px इज इक्वल टू इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर घातांकों के बढ़ते क्रम में से लिखकर शो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। -30 प्लस, अगर यहाँ पर x वाला टर्म नहीं तो 0 into x, फिर यहाँ पर प्लस 10 x स्क्वायर, फिर -25 x क्यूब, फिर उसके बाद x to the power 4 वाला टर्म नहीं तो 0 into x to the power 4। इस तरह से जो टर्म नहीं है वहाँ पर हम 0 into लेकर के चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में 2x to the power 10। इस तरह से A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10 को लिख लेंगे। और उसके बाद हम p का वैल्यू एक प्राइम नंबर लेंगे जो कि A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A9 को डिवाइड करता है लेकिन A10 को डिवाइड नहीं करता, और साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है A0 को भी डिवाइड नहीं करता है। तो आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता है, और इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल जो है QX में क्या है, इरेड्यूसिबल है। उसके बाद हमें यह भी बताना है कि पॉलिनोमियल x³ + 2x + 3 Z5x में इरेड्यूसिबल है। तो हम यहाँ पर Z5 का एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट को यदि QX में x की जगह पुट करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसलिए QX का Z5 में एक रूट है, ठीक है, इसलिए यह क्या है, इरेड्यूसिबल नहीं है, हैंस QX इज नॉट इरेड्यूसिबल ओवर Z5x। इसके बाद
Let G be a group of order 8 so that G has an element of order 2. So according to Cauchy's theorem, if G is a group of order n and if a prime number p divides n, then G has an element of order p. Since order of the group G is 8 and 2 divides 8, therefore by Cauchy's theorem G has an element of order 2. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर शो कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.